हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 5 का विभाग नंबर डी के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वन बाय वन मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों शेयर करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। 37, नीचे की माहिती के आधार पर ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर करनी है। याद रखना कौन सी विधि, औसत लाभ। और सवाल में 2 वर्ष है, 5 और 3। तो सवाल में देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ष सवाल का है तो 3 वाला ख्याति का होगा। लाभ है 2 लाख, 2 10, 1 90, 2 15, 2 20। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ष और लाभ लिख देंगे। 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 और कुल लाभ में 2 लाख, 2 10, 1 90, 2 15, 2 20। इन सबको जोड़ेंगे तो 10,35,000 आएगा। कितना आएगा? 10,35,000। औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ 10,35,000 है, वर्षों की संख्या तुम्हारा 5 है, तो भाग देंगे तो 2,07,000 आएगा। कितना आएगा? 2,07,000। ख्याति का सूत्र होगा औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ 2,07,000 है और खरीदी के वर्षों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो आंसर करेंगे तो आंसर आएगा 6,21,000 रुपये। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 होता है कंप्लीट। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 38, पूजा और प्रार्थना की जो कुल पूंजी है ना 8 लाख, यानी कुल पूंजी को विनियोजित पूंजी बोलेंगे। ठीक है, अपेक्षित मुआवजा का दर 12% है। अंतिम 3 वर्ष के लाभ 1 लाख, 1,40,90,000 है। ख्याति का मूल्य अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ के अधिक लाभ के 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर करना है। याद रखना औसत लाभ और अधिक लाभ के 2 वर्ष की खरीदी के अनुसार करना है। सवाल में पहले जो 8 लाख है ये बेटा, ये कुल पूंजी, ये विनियोजित पूंजी है। अपेक्षित मुआवजा का दर तुम्हारा 12% है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें ज्ञात क्या करना है, अधिक लाभ। इसका सूत्र होता है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। सबसे पहले हम औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ निकालेंगे, ये रहा आपका वर्ष, ये रहा लाभ, और आपका लाभ दिया है कितना? 1 लाख, 1,40 और 90। ठीक है, तो 1 2 3, 1 लाख, और वर्ष का नाम तो दिया नहीं है तो 1 2 3 मान लो। 1 लाख, 1,40,90 जोड़ेंगे 3 30, औसत लाभ कुल लाभ वर्षों की संख्या 3,30,000 बटे में कितना वर्ष है? 3। तो अपना औसत लाभ कितना आएगा? 1,10,000। तो अपने औसत लाभ के प्लेस पे 1,10,000 लिख देंगे। अब चाहिए अपेक्षित लाभ। ठीक है, अब अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होता है? विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी दिया है 8 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है 12%। 8 लाख का 12% लिखाएंगे 96,000, यह अपेक्षित लाभ आ गया। ठीक है, यहाँ अपेक्षित लाभ 96,000 लिख दिया। अब 1,10 में से 96 घटाएंगे तो 14,000 आएगा। कितना आएगा? 14,000। राइट। अब ख्याति निकालेंगे तो ख्याति का सूत्र होगा अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। अधिक लाभ 14 और खरीदी बोला है यहाँ पर अधिक लाभ के कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर? 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर करना है। तो 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 14,000 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 28,000 विद्यार्थी मित्रों आएगा आंसर। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ये एक पेज, ठीक है, ये दूसरा पेज कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 हमारा क्या है? नीचे दिए गए लाभ हानि पत्रक के आधार पर समान माप का पत्रक। अभी पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 4 तक तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक बनाए थे, अभी हम बनाएंगे समान माप का पत्रक। सवाल में ये लाभ हानि का पत्रक दिया है, ये सवाल है। ठीक है, ये लाभ हानि का पत्रक आपके सामने दिया है, आप चेक कर सकते हो। राइट, ये कौन सा पत्रक है? लाभ हानि का पत्रक। और हमें बनाना क्या है? समान माप का पत्रक। तो पहले समान माप का पत्रक बनता कैसे आप देखो, ये आंसर है, सॉल्यूशन है हमारा समान माप का पत्रक का। विवरण, टिप्पणी नंबर, रकम रुपए में, फिर बिक्री के साथ प्रतिशत। ये समान माप का पत्रक ऐसे बनता है। ठीक है, अब रकम में पहले 31/3/16, 31/3/17। क्यों? क्योंकि सवाल में आपको यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 24 दिया और 25 दिया है, तो 24/25 कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा 24/25 कर दो। 31/3
24 25, ठीक है, 24 25 कर दिया। अब उसके बाद बिक्री के साथ प्रतिशत, पहले 24 और फिर 25, यहां भी कर दे रहा हूं, 24 और 25, ठीक है। अब ध्यान देना, रकम रुपए में 31,324 रुपए में, 31,325 रुपए में, 31,324 प्रतिशत में, 31,325 प्रतिशत में। यहाँ रकम में आएगा, यहाँ प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आपको मैं आप ध्यान से बता दूं आपको करना क्या है। पहले तो ये पूरे सवाल को सेम टू सेम उतार दिया जाए। समान आपका पत्रक बहुत आसान है। ये पूरा बिक्री से उपज, खर्च, ये जितना भी है ना, इन टोटल सेम टू सेम जो भी दिया है ना, इसको सेम टू सेम उतार दो। बट ध्यान रखना, यहाँ पे 25 पहले दिया है, 24 बाद में दिया। हमें पहले 24 वाला लिखना है। 24 वाला मतलब हमें पहले इनको लिखना है, ठीक है। ये सब अमाउंट को हमें सबसे पहले लिखना है, फिर कौन से अमाउंट को लिखना है, 25 वाले को। एकदम सीक्वेंस में, कोई टेंशन लेने का नहीं। देखो भैया, ठीक है, पहले 24 वाला सेम टू सेम आप पूरा सवाल उतार दो। बिक्री से उपज, खर्च, जो जो आपके सवाल में दिया है ना, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम पूरा सवाल ही टू कॉपी करो। जो लिखा है ये आप चेक कर सकते हो, ये पूरा का पूरा टू कॉपी करना है, ठीक है। अब 24 वाला रकम पहले लिखेंगे, 24 वाला रकम सेम टू सेम पहले लिखेंगे, और फिर कौन सा लिखेंगे हम, 25 वाला। कौन सा लिखेंगे, 25 वाला, ठीक है। तो 24 25 वाला हमने लिख दिया, राइट। अब हमें करना क्या, ध्यान देना थोड़ा। अब हमें निकालना बिक्री के साथ प्रतिशत ना। तो सबसे पहले बिक्री से उपज जो है ना, आपको बता दूं 30 लाख दिया है और 37,50,000 दिया। तो करना क्या है, जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है, जैसे 24 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्या उसमें 30 लाख का भाग देंगे और गुणे 100 करेंगे। आप समझो 30 लाख तो पहले से है, तो 30 लाख में 30 लाख का भाग करके गुणे 100 करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। मैं 24 वाला निकाल रहा हूं। फिर क्या करना है, 15 लाख में 30 लाख का भाग करेंगे, गुणे 100 करेंगे 50। फिर 3 लाख में 30 लाख का भाग गुणे 100 तो 10। फिर 180 में 30 लाख का भाग गुणे 100 तो 6। फिर 270 में 30 लाख का भाग गुणे 100 तो कितना आएगा, 9। फिर उसके बाद 22,50,000 में भी 30 लाख का भाग गुणे 100। फिर 7,50,000 भागे 30 लाख गुणे 100, 2,25,000 भागे 30 लाख गुणे 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में 5,25,000 भागे 30 लाख गुणे 100 आ गया तुम्हारा, ठीक है। ठीक उसी तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम निकालेंगे 25 का। तो ये भी है 37,50,000 में 37,50,000 का भाग गुणे 100, 100 ही आएगा। फिर ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, सब में 37,50 का देखो, 20,62,500 भागे 37,50 गुणे 100 55। 2,50,000 भागे 37,50 गुणे 100 6.67। 2,25,000 भागे 37,50 गुणे 100 तो 6 आएगा। फिर 3 लाख भागे 37,50 गुणे 100 तो 8 आएगा। फिर 28,37,500 भागे 37,50 तो इतना आएगा। फिर 9,12,500 भागे 37,50 गुणे 100 तो इतना आएगा। फिर 2,73,750 भागे 37,50 गुणे 100 तो इतना आएगा, ठीक है। फिर 6,38,750 भागे 37,50 गुणे 100 तो इतना आएगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का ये सॉल्यूशन है, समान माप का पत्रक, राइट। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, तो आगे क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, शर्मा लिमिटेड का नीचे के विवरण के आधार पर कुल संपत्ति दायित्व का गुणोत्तर ज्ञात करो। बिन चालू संपत्ति 28 लाख, स्थिर संपत्ति का कुल घिसाई 3 लाख, चालू संपत्ति 5 लाख, इक्विटी शेयर पूंजी 18 लाख, अनामत और आधिक्य 5 लाख, कुल दायित्व 7 लाख, चालू दायित्व 1 लाख। ये दिया है, ठीक है। इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है, कुल संपत्ति दायित्व का गुणोत्तर। तो कुल संपत्ति दायित्व का गुणोत्तर का सूत्र होता है कुल संपत्तियां बटे में दायित्व, वो भी दायित्व कौन सा, दीर्घकाल के दायित्व। सबसे पहले हम कुल संपत्तियां निकालेंगे। तो कुल संपत्तियां कैसे निकालेंगे, आपके सवाल में गैर चालू संपत्तियां में से घिसाई घटा देंगे, ठीक है। तो गैर चालू संपत्तियां पहले क्या है देखो, ये बिन चालू संपत्ति को गैर चालू संपत्ति बोलते हैं। तो 28 लाख, उसमें से घिसाई घटाओ,
ये रहा घिसाई 3 लाख, तो 25 लाख आया। अब चालू संपत्तियां भी घटा दो इसमें से, चालू संपत्तियां, तो चालू संपत्तियां कितना है, चालू संपत्तियां 5 लाख, तो आएगा तुम्हारा 30 लाख। तो कुल संपत्तियां का सूत्र क्या होगा, गैर चालू संपत्तियां में से घिसाई घटाओ और उसमें से चालू संपत्ति घटाओ, 30 लाख आया। तो आप क्लियर कट 30 लाख आपको आ गया। तो कुल संपत्तियां दायित्व गुणोत्तर में 30 लाख आ गया। अब बटे में क्या चाहिए बेटा, दायित्व, वो भी कौन सा दायित्व, दीर्घकाल के दायित्व। तो दीर्घ दायित्व में, दीर्घकाल में पहले कुल दायित्व में से चालू दायित्व घटा दो, तो बाकी सब दीर्घकालीन बचेंगे। तो कुल दायित्व कितना है पहले ये देखो, कुल दायित्व तुम्हारा, कुल दायित्व 7 लाख है और चालू दायित्व 1 लाख है। तो 7 लाख में से 1 लाख घटा दो, ये 7 लाख है, ठीक है। उसमें से 1 लाख घटाएंगे कितना बचेगा, 6 लाख, ठीक है। अब यहाँ 6 लाख लिख दो, फिर 30 लाख भागे 6 लाख करो तो 5 आएगा, ठीक है। और अनुपात में 1 लिख दो, क्योंकि कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर का आंसर अनुपात में आता है। तो 5:1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नर्मदा कंपनी लिमिटेड का नीचे दिए गए विवरण के आधार पर विनियोग प्रवृत्ति से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह ज्ञात करो। कौन सी प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति। तो सबसे पहले आप समझ जाओ कि ये आपका सवाल है, राइट। यंत्र की प्रारंभिक बाकी, यंत्र की अंतिम बाकी, बेचे यंत्र की बही कीमत, यंत्र पर घिसाई, यंत्र की बिक्री कीमत, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, याद रखना, विनियोग प्रवृत्ति। तो विनियोग प्रवृत्ति में क्या क्या आता है, यंत्र की बिक्री आएगा। तो यंत्र की बिक्री आपके सवाल में कितना दिया है, 15,000 लिख दो। फिर यंत्र की खरीदी घटा देंगे, तो यंत्र की खरीदी कितनी है, ये यंत्र की बही कीमत, यानी इसी कीमत पे यंत्र को खरीदा गया होगा, इसको घटा देंगे तो -25,000 लिखेंगे घटाने के लिए, और 15 में से 25 घटाएंगे तो -10,000 आएगा। तो यही है विनियोग प्रवृत्ति में से उत्पन्न जावक रोकड़ प्रवाह, ठीक है, राइट। और ये स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा बस कंप्लीट, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है, राइट। याद रखना विनियोग प्रवृत्ति में क्या आएगा, यंत्र की बिक्री, उसमें से यंत्र की खरीदी घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, यानी हमारा अकाउंट का विभाग नंबर डी का पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन पूरा होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।